नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी हमें भेजे हैं सुजीत। सुजीत की ये कहानी 2004 की है, जब सुजीत की उम्र लगभग 25 साल की थी। तो हुआ क्या था सुजीत के साथ में, और सुजीत जो थे ना, झारखंड के रहने वाले थे। तो आइए अब चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। वो साल जो था 2004 का था। हाँ, मैं अपने गांव में ही अब रहता था। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया था। अब इसके आगे मेरे पढ़ने का इरादा बिल्कुल नहीं था। और यही गांव में घूमना और अपने पिता के साथ कभी खेतों में काम करना, यही मेरा रोज का एक तरह से दिनचर्या थी। शाम होते ही अपने घर में आकर के खाना पीना खाना और आराम से सो जाना। उस टाइम हमारे गांव में लोग बाग जल्दी सो जाया करते थे। सूरज डूबते ही अब घर के दरवाजे लगभग बंद हो जाते थे। एक डर था हमारे गांव में उस टाइम में। लोग कहते थे ना कि एक हवा चलती है, हवा में कोई दिखाई नहीं देता है, कोई परछाई तक नजर नहीं आती है, लेकिन वो हवा किसी को लग जाए ना, और वो हवा में, वो भंवर में वो इंसान फंस जाए ना, तो फिर वो सदा के लिए गायब हो सकता है। अब कितनी सच्चाई, कितनी इसमें अफवाह थी, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हमारे गांव में जो लोग थे ना, इन चीज़ों पर बड़ा विश्वास किया करते थे। बहुत मानते थे भूत प्रेत को, कोई शक्ति को बहुत मानते थे। हाँ, मैं भी अब उसी गांव में रहता था, मैं भी उसी कल्चर का हिस्सा था। तो मुझे भी डर लगता था कि आखिर ये सब क्या चीज़ होती है। हमें क्या अब वास्तव में उस भंवर में फंस जाएंगे तो कोई अब हमें गायब कर देगा। डर होता था एक शरीर में। खैर, मैं जब 25 साल का हो गया था ना, तो वो जो डर था ना, धीरे धीरे मेरे जहन से निकलने लगा था। लेकिन मैं अब जो लोगों को सुनता था, बातचीत करते थे, अतः कभी कभी उस चीज़ का जिक्र हो जाया करता था। अब तो मैं जवान था, अब एक तरह से अपना डिसीजन मैं खुद लेता था। 25 साल का हो चुका था। अभी मेरे पास में वही सब काम था, खेतों का, पिता के साथ, भाइयों के साथ खेतों में जाना, मेहनत करना, और फिर शाम को अपना घर लौट आना, आराम से खाना वाना खा करके छत पर सो जाते थे। गर्मी का टाइम था वो। हमारे घर के बगल में एक भाई साहब थे, उनका नाम था कपिल। वो एक तरह से मेरा कहा जाए ना तो चचेरा भाई थे। उनसे मेरी काफ़ी बनती थी। हम दोपहर में जब वो बिल्कुल खाली बैठते थे, वो अब हम चौपाल पर आकर के बैठते थे, ताश वाश खेलते थे, और वो कुछ खर्च भी किया करते थे। मुझे पैसे देते थे कि जा कुछ सामान लेके आ, खाने पीने का सामान लिया। और वो नाइट गार्ड की नौकरी करते थे। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर हाईवे के पास में स्कूल था, और स्कूल की नाइट गार्ड की ड्यूटी करते थे। नाइट में जाते थे और कहते थे कि मेरा कोई ज़्यादा विशेष कोई काम है नहीं, मैं जाता हूँ, एक आध घंटा स्कूल में घूमता हूँ इधर से उधर, और फिर मैं जाकर कहीं पर भी सो जाता हूँ। लेकिन उस स्कूल के बारे में अफवाह थी कि वहाँ पर अब एक तरह से भूतों का वास है, चुड़ैलों के वास है। मैं उस स्कूल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखता था। अब मैं उनसे पूछता था, कपिल भैया से। कपिल भैया हंसते थे और कहते थे कि तू जो बोल रहा है बिल्कुल सही बात है। और तब मैं खौफ में भर जाता था कि भैया, आप जानते हो उस जगह पर भूतों का वास है, चुड़ैल रहती है, और फिर भी आप वहाँ पर नौकरी करते हो, आपको डर नहीं लगता? कपिल भैया हंसते थे और कहते थे कि सुजीत, आज तुम्हें राज की बात बताता हूँ। मैं उन लोगों से दोस्ती कर रखा हूँ, वो लोग मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते। मेरा दिल तो धक से हो गया था। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इंसान भूत प्रेत से कैसे दोस्ती कर सकता है? मैं तो उनकी बात सुन कर के मेरा मुंह तो खुला खुला रह गया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? कपिल भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप? भूतों से आप दोस्ती कैसे कर सकते हो? तब कपिल भैया हंसते हुए कहने लगे, अरे पगले, मेरे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूत प्रेत चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
मैं आश्चर्य से उनकी इस तरफ देखने लगा। कहने लगा, भैया ऐसी क्या शक्ति है आपके पास में जो आप स्कूल में नाइट गार्ड की ड्यूटी करते हो और उन भूतों और प्रेतों के बीच में रहते हो और आपको तंग नहीं करते? और तब कपिल भैया कहने लगे, देख मुझे कई बार वो दिखते हैं, लेकिन मैं देख करके उनको इग्नोर कर देता हूँ, जैसे मैंने उनको देखा ही नहीं। और वो भी मुझे घूरते रहते हैं, लेकिन वो मेरे पास में आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ऐसी शक्ति मेरे पास में है। और वो शक्ति थी एक माला, रुद्राज की जैसा माला था, और वो हमेशा अपने गले में धारण करके रखते थे। मैंने पूछा कि कपिल भैया ये माला आपको कहाँ से मिला? और तब वो कहने लगे, अरे बहुत लंबी कहानी है। ये जो माला है ना, अब एक तरह से कहा, ये मेरे पिताजी के पास में था। अब पिताजी से पहले मेरे दादाजी के पास में था। एक तरह से ये खानदानी माला है और एक सिद्ध माला है। मेरे दादाजी को किसी बाबा ने, संत बाबा ने अब उपहार में दिया था और कहे थे कि तू कहीं भी जाकर रह सकता है, तेरे को कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी, ना तेरे को कोई भूत प्रेत तुझ पर हमला कर सकते हैं। और देखो वो माला आज भी मेरे पास में सुरक्षित है और मैं उस माला को पहन करके और नाइट गार्ड की ड्यूटी करता हूँ और कोई मुझे तंग नहीं करता है। अब तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। जब मैं शुरू में गया था तो मुझे भी लगता था कि हाँ, यहाँ आसपास में कुछ न कुछ तो हो रहा है। कोई औरतें नज़र आती थी, कोई लड़की नज़र आती थी, लेकिन वो मिनटों में गायब हो जाती थी। अब मैं जब पहली बार देखा तो मुझे भी डर लगा था, लेकिन अचानक मुझे याद है कि मेरे पास में तो दादाजी दिया हुआ माला है और वो माला तो सिद्ध है। अब वो सिद्ध माला जो पहन लेगा, अब उसको कुछ नहीं होगा। उसके पास में आत्माएं बिल्कुल नहीं भटकती है। खैर, अब मैं सोच में पड़ गया था कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन मेरा कोई काम नहीं था। खैर, मैं कपिल भैया की बात तो समझ गया था, लेकिन मुझे उस माला से कोई मतलब था ही नहीं। ना तो मुझे कहीं रात में भटकना था, मेरा तो काम अपने खेतों का था और सुबह में जल्दी हम खेत में जाते थे और शाम ढलने से पहले हम अपने घर आ जाते थे, खाते थे, आराम करते थे। यही तो काम था। और इस तरह कुछ महीना बीत चुका था। अब शादियों का मौसम चल रहा था, स्टार्ट हो चुका था और हर जगह पर अब शादियां हो रही थी। उस साल बड़ा ही लगन था शादी विवाह का। अब एक तरह से जो शादियों का सिलसिला था ना, वो थम नहीं रहा था। और जो मेरे चचेरे भाई थे ना कपिल, अब उनको अपने ससुराल में जाना था। उनके ससुराल में अब किसी का शादी था, लेकिन जाए तो कैसे जाए? स्कूल की जो नाइट गार्ड की नौकरी थी उसको वो छोड़ नहीं सकते थे। अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वो जो स्कूल का जो भी मालिक था, अब वो कहता था कि कपिल, अगर तुम्हें जाना है तो बदले में कोई लोग यहाँ दे के जाओ और तभी तुम अब इस नौकरी को पा सकते हो, नहीं तो हम दूसरा तलाश करेंगे, नौकरी छोड़ दो। अब इस तरह से कपिल भाई जो थे ना, बड़ा अब चक्कर में पड़ गए थे। गांव के जितने भी लोग थे, लड़के थे, उनके जान पहचान के, सबसे वो एक तरह से मिल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 4 दिन के लिए, मात्र 4 दिन के लिए हमारे अब स्कूल में आकर के नौकरी कर दो, वहाँ सोना ही है। लड़के डर जाते थे कि भाई वो तो स्कूल, अब लोग बताते हैं कि हॉन्टेड है, वो तो स्कूल रात के टाइम वहाँ आसपास से कोई गुजरता नहीं। तब कपिल भाई हंस के कहते, अरे ऐसे कोई बात ही नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मैं क्या स्कूल में नौकरी करता? मैं भी तुम्हारी तरह डर जाता। अब कपिल भाई थे, कहने लगे कि अब पहले वाला बात ख़त्म हो गई है। पहले ज़रूर कुछ हुआ होगा, वहाँ पर आत्माएं रहती होगी, लेकिन अब तो स्कूल के पीछे अब एक तरह से घर बन चुके हैं। वहाँ जो वीरान जगह था अब वो तो भर चुका है, कॉलोनी नई बन रही है। अब उसमें कई घर के परिवार के लोग अब वहाँ रहते हैं। अब तो वहाँ चहल पहल है, अब ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वो कहते थे कि तुम डरते हो ना, तो मेरे पास में सुरक्षा कवच है, माला है, मैं माला अब तुम्हें दे दूँगा। लेकिन कोई भी स्कूल में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, मात्र 4 दिन के लिए। और 4 दिन की नौकरी के लिए वो काफ़ी पैसे दे रहे थे ताकि उनकी नौकरी बरकरार रहे, दूसरे को नाम मिल जाए। वो मालिक जो था ना, कपिल भाई को डबल पैसा देता था।
नाइट की नौकरी करने में। उसको भी पता था कि नाइट गार्ड की नौकरी अब उसके स्कूल में हर कोई नहीं कर पाता। अब एक तरह से कपिल भैया की चांदी थी। अब वो भूत प्रेत से तो डरते नहीं थे, उनके पास में सुरक्षा कवच था। अब तो एक तरह से मोनोपोली थी उनकी। अब वो मकान मालिक जो स्कूल का मालिक था, अब उसको वो हड़काते रहते थे कि भैया सैलरी बढ़ा दो नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। और दूसरा उस जगह पर कोई काम करने का राजी नहीं होता था। लेकिन अब जो था ना, अब उस जगह पर उसके पीछे, स्कूल के पीछे नई कॉलोनी बन चुकी थी। अब वहाँ पर आबादी अब हो चुकी थी, लोग बाग रहते थे। पहले वाला माहौल, डर बिल्कुल अब ख़त्म होता जा रहा था। अब ये कपिल भाई जो जानते थे कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा ना, तब कोई ना कोई उस जगह पर आके नौकरी पकड़ लेगा, अब फिर मेरी नौकरी छुट्टी हो जाएगी। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। उनको भी लगता था कि अब भूत प्रेत वहाँ पर दिखाई नहीं देते। आखिरकार सबने मना करने के बाद अब वो मेरे पास में, दोपहर का टाइम मैं अपने खेतों पर था और मेरे पास में आ गए। जब मैंने देखा कि अरे कपिल भाई इस टाइम मेरे खेतों पर कोई विशेष बात है क्या? तब कहने लगे, हाँ सुजीत, तुमसे एक विशेष बात करनी है। मैं अब सोचा कि क्या हो सकता है विशेष बात, मेरे से क्या काम पड़ सकता है। तब अपनी बात को स्टार्ट करती है कि देख सुजीत, थोड़ी सी मदद कर दे मेरी। 4 दिन के लिए मुझे अपने ससुराल जाना है और जो मेरी नाइट गार्ड की नौकरी है ना, उसको तू संभाल ले। 4 दिन के बाद मैं लौट आऊँगा। इसके बदले में मैं तुझे खूब पैसा दूंगा, तू भी खुश हो जाएगा, तेरे पास जेब खर्ची आ जाएंगी। कभी तू तो जानता ही कि तेरे पर मैं पैसा लुटाता रहता हूँ, खर्च करता रहता हूँ। आज तक कभी पैसा की दिक्कत तेरे को होने दिया है? अब एक तरह से वो सही जो कपिल भाई थे बोल रहे थे। वो मेरे पर काफ़ी खर्च करते थे, मैं तो अब उनका एहसानमंद था। अब वो जो बोले तो मुझे एक ही बात लगा कि अरे उस भोताई स्कूल में मैं नौकरी करने के जाऊंगा। मैं बोला, सुजीत भैया जो और कोई काम बताओगे मैं कर लूँगा, लेकिन उस जगह पर मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगा भूतों के बीच में। आप तो बताते थे कि वहाँ पर भूत हमने देखा है, लड़कियों को देखा है, औरतों को देखा है, तो मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकता। मुझे तो बड़ा डर लगेगा, मैं तो रुक ही नहीं पाऊंगा एक सेकंड में। तब कपिल भाई मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे पगले, उस बात को काफ़ी साल हो गया है। अब वहाँ पर जो हमारा स्कूल था ना, रोड के किनारे इकलौता था, लेकिन अब उसके पीछे कॉलोनी कट चुकी है। वहाँ घर द्वार बन चुके हैं, लोग बाग अब वहाँ पर रहते हैं, नए नए घर में अपना लोग बाग रहते हैं। अब तो वहाँ पीछे चहल पहल है, अब वो डर वाली बात नहीं है। मुझे तो काफ़ी साल हो गया उस चीज़ को अनुभव किए हुए। अब मुझे तो लगता है कि वो जो भूत प्रेत जो रहते थे हमारे घर में, चुड़ैलें, अब चुड़ैल तो नहीं बोल सकता, आत्माएं, वो हमारे स्कूल से निकल चुकी होंगी। अब मुझे आज तक नहीं दिखाई पड़ती। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे से बहुत कोशिश करने लगे कि देख सुजीत, अब तेरे अलावा कोई नहीं है, मैं सबसे बोल चुका हूँ, सब मना कर चुके हैं। अब तू 4 दिन संभाल ले, 5वें दिन मैं ससुराल से आ जाऊँगा। इसके बाद हम दोनों मिलकर के ऐश मौज करेंगे, जो कहेगा खाने पीने का। तेरे को नगद पैसा मैं दे के जाता हूँ। अपने जेब से करारे करारे नोट कुछ दिए कि सुजीत ये रख ले। पैसे को देख करके मैं लालच में पड़ गया था। ये कपिल भाई का एहसान भी था मेरे ऊपर में, मुझ पर काफ़ी खर्च करते थे, दोस्ती तो थी ही। अब बिना सोच में पड़ गया था कि क्या मैं करूं ना करूं, लेकिन पैसा मेरे हाथ में आया तो लालच बन गई। और ऊपर से जो कह रहे थे कपिल भाई कि अब वहाँ पर भूत प्रेत ऐसा कोई रहता नहीं है, पीछे पूरा कॉलोनी बन चुका है, लोग बाग वहाँ पर रहते हैं, अब डर वाली कोई बात ही नहीं है। आखिरकार मैं हाँ बोल दिया था। तब जाकर के कपिल भाई के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई थी और कहने लगे कि बस कल मैं सुबह निकल जाऊंगा, आज रात की नौकरी करके, और कल शाम से तू अपना ड्यूटी शुरू कर देना। 4 दिन, गिनती के 4 दिन, 5वें दिन मैं आ जाऊंगा। अब बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। अब डर तो लग रहा था, हाँ तो बोल दिया था। अब एक तरह से रक्षा कवच मांगना भूल गया था।
वो चले गए थे। मुझे ज़रा भी उस टाइम याद नहीं आया था कि जा तो रहे हैं नौकरी करने के लिए, अब उनसे रक्षा कवच तो ज़रूर मांग लेना चाहिए था। लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल वो बात निकल चुकी थी कि कपिल गवाही के पास में वो रक्षा कवच है जिसके बारे में मुझे जिक्र भी किए थे। लेकिन वो समझा दिए थे कि अब वहाँ भूत प्रेत कोई होता ही नहीं है, पीछे कॉलोनी बन चुकी है, अब डर वाली बात नहीं। आखिरकार एक दिन के बाद जब चले गए थे कपिल भाई अपने ससुराल, तब मैं शाम के टाइम स्कूल पर, अब वो चाबी मेरे पास में आ चुकी थी स्कूल की। अब बस मुझे करना क्या था, एक दो राउंड मार करके और आराम से अपना बिस्तर बिछा करके सो जाना था। सुबह उठना था और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहल करके दिन वाला कोई बंदा आ जाता और उसके बाद अब स्कूल उसके हवाले, मैं अपना घर। स्कूल में अब एक तरह से कपिल भाई ने मेरे नाम को बता दिया था कि मेरे बदले में सुजीत आकर के 4 दिन संभालेगा। मैं काम पर पहुंच गया था शाम के टाइम। अब 7 बजे से लेकर के 7 बजे सुबह तक मुझे स्कूल में ही रहना था। वाकई में जब मैं बाहर स्कूल के घूम कर देखा तो पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। बहुत सारे घर में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी और रोड पर कुछ दुकानें भी लगी हुई थी। खोखा लगा हुआ था चाय का, सिगरेट का, पान का, बीड़ी का, मिठाइयों का छोटे मोटे दुकान, टेम्पोररी दुकान बने हुए थे। अब एक तरह से कॉलोनी जो थी ना आबाद हो चुकी थी। स्कूल बिल्कुल सटा हुआ था रोड के किनारे कुछ ही दूरी पर। मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल सही लगा। ऐसा नहीं लगा कि हम अब कहीं वीरान जगह में अब नौकरी कर रहे हूँ जहाँ पर मेरे अलावा कोई इंसान ही ना हो। अब तो पूरी कॉलोनी भरी हुई मुझे लग रही थी। मैं निश्चित होकर के और अपना स्कूल में एक आध राउंड देने के बाद खाना पीना में साथ ले गया था। खाना पीना खा करके और फर्श पर अपना दरी बिस्तर बिछा करके अब आराम करने लगा, क्योंकि दिन भर मैं खेत में अब काम करता था। इसके बाद तो नींद तो लगना ही था। अंदर से मैं ताला गेट का बंद करके चाबी अपने पास में रखा हुआ था। आराम से गहरी नींद में सो चुका था। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। आसमान में चांद निकला हुआ, रोशनी भरपूर अब हो रही थी और स्कूल की जो लाइटें थी वो भी जल रही थी, बाहर की लाइटें। अब वो रोशनी की कोई कमी नहीं था उस जगह पर। आसमान में भी चांद का रोशनी और स्कूल के प्रांगण में भी अब लट्टू बिजली के जल रहे थे, उससे भरपूर रोशनी हो रही थी। हाँ, मैं चैन का नींद ले रहा था। आधी रात का अब वक्त लगभग हो चुका था। मैं एक बार बाथरूम करने के लिए उठा था और तब मैंने घड़ी देखा था तो रात के करीब 12:30 बज चुके थे। मैं सरसरी निगाह हर तरफ डाला। हर तरफ पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। जरा भी कोई ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी कि यहाँ पर, जैसे बताते थे कपिल भाई कि कुछ साल पहले यहाँ पर ऐसा कुछ परछाई सी दिखती थी औरतें की, लड़कियों की, और वो कुछ देर के बाद में गायब हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ मुझे भी वास्तव में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बड़े आराम से दोबारा अपना उसी बिस्तर पर सो गया था। सोते ही खर्राटे भरने लगा, नींद आ चुकी थी। अभी कुछ ही देर हुआ था मुझे सोते हुए, तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी जो बिस्तर, ऐसे लगा कि मेरे कोई बिस्तर को खींच रहा हो। मेरी नींद झटके से खुल गई। मैं अब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन मेरे बिस्तर को खींच सकता है। अब मैं अपना बिस्तर को देख रहा हूँ तो वो तो सही सलामत है। कहीं भी ऐसा अब महसूस नहीं हो रहा कि कोई मेरे बिस्तर को हाथ तक लगाया हो। और उसी टाइम गेट पर कोई दस्तक देने लगा। आवाज़ आने लगी जैसे गेट को कोई पीट रहा हो। अब मैं नींद से उठ चुका था। अब दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कौन आ गया भाई? कहीं कोई चेकिंग करने तो नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई अब काम कर रहा है कि नहीं। मुझे तो यही लगा था कि ज़रूर ये कपिल भाई का कोई अब मालिक होगा, मालिक का कोई बंदा होगा। हाँ, वो चेकिंग करने के लिए आया होगा। हमें गेट पर चलना चाहिए, हमें उसको दिखाना चाहिए कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, यही सोच करके मैं गेट पर चला आया था। अब गेट पर जैसे ही पहुँचा ना, अब मुझे बाहर में एक जवान लड़की अब हाथ में बाल्टी लिए हुए खड़ी नजर आई। अब वही दरवाजे को पीट रही थी। जब मैं उस लड़की को देखा
तो मैं एकदम बोल पड़ा, तुम कौन हो? अब दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? क्या काम है तुम्हें? वो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, देखिए मेरे घर में अब एक बूंद पानी नहीं है, आज पानी मुझे मिला ही नहीं, पानी चला गया था, हम तो कहीं और थे, और थोड़ा सा अब पानी दे दीजिए, आपके स्कूल में तो टंकी लगी हुई है और हम कभी कभी रात में पानी भर भी जाते हैं। मुझे लगा कि कपिल भाई अब ऐसा ज़रूर करते होंगे। अब मैं ज़्यादा उससे बहस में पड़ा नहीं कि चलो लड़की जाते, रात को आ गई है, इसको परिवार में पानी की ज़रूरत होगी, अब पानी के लिए किसको क्या मना करना। अब वास्तव में हमारा टंकी बहुत बड़ा था स्कूल का। अब मैं गेट खोल दिया कि ठीक है, जाओ वहाँ नलके पर भर लो और फटाफट निकलो, और मैं गेट पर ही खड़ा हूँ, जब आओगे तो मैं ताला बंद कर दूँगा। लड़की नलके के पास में चली गई और नलका खोल करके पानी भरने लगी थी, और मैं गेट पर खड़ा होकर के बाहर का नज़ारा ले रहा था रोड साइड का। लेकिन अब रोड बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा था, कोई भी अब जैसे ट्रैफिक वगैरह कोई भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि रात अब ज़्यादा हो चुका था। अचानक लड़की का चीखने का आवाज़ सुनाई पड़ा। अब जब मैं लड़की का चीख सुना कि अरे क्या हो गया इसको, मैं गेट से बंद करके अंदर से ताला नहीं लगाया, सांकल लगा करके फिर मैं उस नलके की तरफ दौड़ा। जब नलके के पास पहुंचता हूं तो लड़की ज़मीन पर गिरी हुई है, करा रही है, चीख रही है। मेरे तो होश उड़ गए थे कि अचानक इस लड़की को क्या हो गया। मैं जब पास पहुंचा, लड़की वास्तव में लग रहा था कि दर्द में है। अब उसके पैर में जैसे चोट लगी हुई थी, पैर पकड़ी हुई थी और उस जगह पर गीला हुआ पड़ा था। शायद वो पानी रिसने की वजह से स्लिप मार गई हो, वहाँ कीचड़ भी था, गीला गीला मिट्टी था। अब मैं एक तरह से पूछने लगा, हुआ क्या तुम्हें, कैसे गिर गई, क्या तुम्हें चोट लगा है क्या? तब वो कहने लगी, हाँ मैं यहाँ पर स्लिप कर गई थी, मेरे घुटनों में चोट लग गई है, अब तो लग रहा है कि फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, ऐसा मुझे दर्द हो रहा है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगी। मैं कहने लगा, अरे घबराओ मत, अब इतना चोट थोड़ी लगा है कि तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी, हाँ मोच वगैरह आ गया होगा, अब मैं मोच उतारना जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब फिर मैंने हाथ पकड़ करके जब उसका हाथ पकड़ा ना, तो वास्तव में मेरे शरीर में जैसे बिजली की करंट दौड़ती है ना, ऐसा अब मुझे महसूस हुआ। लेकिन अब मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि जवान लड़की थी और मैं भी जवान था। मुझे लगा कि ये सब जवानी का खेल है, लेकिन मैं इन लड़कियों के चक्कर में आज तक पड़ा नहीं था और ना मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन करंट का एहसास जरूर हुआ, एक बार दिमाग तो मेरा घूम चुका था। लेकिन वो लड़की अभी भी करा रही थी, घुटना पकड़े हुई थी, और मैं उसको आश्वासन दे रहा था कि अरे डरो मत, डरो मत, मुझे अब इसको सही करना आता है, बस थोड़ा सा एक बार दर्द होगा, मैं तुम्हारे पैर को खींचूंगा, ये चोट बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम्हें तो पता भी नहीं लगेगा। ये जो तरीका था ना, मैं अपने पिता से सीखा था। मोच वगैरह का इलाज मैं घर पर आराम से कर सकता था, और वही मैं आज अब करने जा रहा था। लड़की जैसे तड़प रही हो दर्द में, घुटना पकड़ करके वास्तव में रोई जा रही थी। काफ़ी दर्द हो रहा था, जैसे मैं अनुमान लगाया था। मैं हाथ का सहारा देकर के बोला, चलो वहाँ पर मेरे बिस्तर पर, और वहाँ पर तुम लेट जाना, अब फिर मैं तुम्हारा घुटना 2 मिनट के अंदर मैं सही कर दूंगा, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक बार थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन तुम दर्द को बर्दाश्त कर लेना, और इसके बाद 2 मिनट के अंदर ही तुम्हें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तुम रात को क्यों आती पानी भरने के लिए? मैं उसको अब एक तरह से बहलाने फुसलाने लगा था कि उसका दर्द कम हो जाए। वो कहने लगी कि मैं दिन में कहीं काम करती हूँ, अब मुझे अब रात में ही टाइम मिल पाता है। मैं पूछ रहा था तुम्हारे परिवार में अब पानी भरने वाला कोई नहीं है क्या? तब वो कहने लगी कि हाँ है ना, मेरी बूढ़ी माँ है, लेकिन वो पानी भर नहीं सकती, सारा काम मुझे करना पड़ता है, नौकरी करती हूँ, इसके बाद अब रात में अब पानी भर के भी ले जाती हूँ। अब वो दर्द में करा भी रही थी, मुझे बता भी रही थी। मुझे उस लड़की पर अब दया आ रही थी, जवान खूबसूरत लड़की थी, मजबूरी थी कि ये सब इतना काम कर रही थी, और आधी रात के टाइम अब पानी भरने आई थी। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा कौन सी नौकरी करती है कि अब आधी रात को अपने घर पर लौटती है। खैर वो पूछने का टाइम नहीं था, और मैं तो बस सहारा दे कर के एक एक कदम अब अपने बिस्तर पर उसको लेके जा रहा था। आखिरकार
थोड़ा मेहनत ज़रूर लगा, लेकिन मैं अपने बिस्तर तक ला चुका था। उसको बोला कि आराम से लेट जाओ, अब थोड़ा सा अपना काम कर लेता हूँ, और देखना तुम 2 मिनट के बाद में तुम बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। हाँ, एक झटका जरूर लगेगा तुम्हारे जोड़ों में, ऐसा दर्द थोड़ा सा अनुभव होगा, अब फिर एकदम आराम मिल जाएगा। वो लड़की डरी हुई थी और कहने लगी कि ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा। मैं कहने लगा कि बिल्कुल नहीं, हाँ थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा, हाँ बिल्कुल तुम सही हो जाओगी। लड़की अब मेरे बिस्तर पर लेट चुकी थी और अपना पैर अब फैला रही थी, लेकिन जिस पैर में शायद उसको चोट लगा था ना, अब वो एक तरह से फैलाया नहीं जा रहा था। और जब तक वो पैर नहीं फैलाती मैं अपना काम कर ही नहीं पाता। मैं अब उसको पैरों को दबा रहा था धीरे धीरे, ताकि वो पैर जमीन पर टिक जाए, और तभी तो मैं ये काम कर पाऊंगा। अब एक तरह से जैसे मैं उसके पैरों पर हाथ रखा ना, मैं देखा उसके शरीर में कंपकपी सी लगने लगी थी। ये क्या हो गया? अब मैं उसकी तरफ देख रहा कि ऐसे तुम कांप क्यों रही हो? और तब वो कहने लगी कि देखो क्या बताऊं, मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी, आज तक कोई लड़का अब इस तरह से मेरे पैरों को, मेरे शरीर को छुआ नहीं है। ये पहली बार है, मुझे बड़ा अलग लग रहा है। अब तुम सही कर दोगे ना? अब मैं उसकी बातों में रुचि लेने लगा था कि ऐसा क्या हो गया तुम्हें, अब ऐसा सिरन से होने लगी। और तब जो रो रही थी अब चुप होकर कहने लगी, बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक अलग अनुभव हो रहा है तुम्हारा हाथ मेरे पैर को छूते हुए, लग रहा है तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं अब उसकी बात का मतलब धीरे धीरे समझ रहा था। अब मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। अब मुझे भी अब एक तरह से एक जवान लड़की को इतने नज़दीक अब मैं देख रहा था, उसके पैरों को दबा रहा था, अब बड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब वो शांत हो गई थी, जो रो रही थी ना, अब वो शांत हो गई थी। अब वो धीरे धीरे मुझसे बात कर रही थी। अब मैं भी चाहता था कि बस इसकी बातों में फंसा कर रखूं। अब एक झटके से उसके पैर को, नस को खींचूंगा, अब थोड़ा दर्द जरूर होगा, अब फिर उसको आराम मिल जाएगा। फिर वो पानी अपना ले करके चली जाएगी और गेट बंद करूंगा, आराम से अपने बिस्तर पर सो जाऊंगा। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था उसके प्रति, लेकिन आकर्षण जो था ना, धीरे धीरे वो लड़की मेरे अंदर पैदा कर रही थी। अब वही मैं कर रहा था, पैर उसका जमीन पर बिल्कुल टिका दिया था। हाँ, बीच में वो जरूर उसको दर्द हो रहा था, और आखिरी जो झटका मैंने दिया उसका पैरों को, तो वो उछल पड़ी थी, जोर से चिल्लाई, मैया रे, मर गई। इसके बाद लगा ना कि वो बेहोश हो गई है। मेरा तो अब ये क्या कहूँ कि मैं बिल्कुल डर चुका था। ये कैसे हो गया? ये इतना दर्द तो होना नहीं चाहिए जैसा ये इसके साथ में हुआ। अब बेहोश तो कोई मतलब ही नहीं होना था होने का। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैं उसके अब गालों को छू करके अब थपथपी देने लगा, उठो उठो, तुम होश में हो ना, आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन वो लग रहा था कि बेहोशी में पड़ी है। मैं तो मेरा जो दिल था ना, घबरा गया था, डर गया था कि मैं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, गलत नस को तो नहीं खींच दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उस लड़की के हालात देख करके, मूर्छित अवस्था देख के, हाँ मेरे तो होश उड़ चुके थे कि हे भगवान, ऐसा क्या हो गया, ये लड़की क्यों बेहोश हो गई। मैं उसके गालों को थपथपा रहा था, उसकी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था कि अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब मैं उस पर झुका हुआ था, इतना नज़दीक था उसका चेहरे के पास में, आंखें खोलने का प्रयत्न कर रहा था, गालों को थपथपा रहा था कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तभी उसकी 2 बाहें मेरे को जकड़ लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी, आंखें खोल करके खिलखिला करके हंसने लगी। उसने मुझे अपने बाहों में जैसे कैद कर लिया था। अब ये अंदाज देख करके मैं तो हक्का बक्का रह गया था। एक अनुभव जो काफ़ी अब मुझे अजीब सा लग रहा था, अब तो मुझे इसमें आनंद लगने लगा था। मैं तो जैसा लग रहा था कि मैं आसमान में सैर कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ हवा में, और वो लड़की खिलखिला के हंस रही थी। मुझे बड़ा अब आनंद आ रहा था उसकी खिलखिलाहट सुन करके, उसकी मुस्कुराहट देख करके। हाँ, मैं धीरे से बोला, क्या तुम मजाक कर रही थी? तब वो शांत होकर कहने लगी, हाँ तुमने तो एक तरह से मेरे
पैर को बिल्कुल सही कर दिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इसके बाद लड़की लिपट गई थी, जैसे अब कभी मेरा साथ अब एक तरह से मेरे को छोड़ नहीं सकती, ऐसे ही लिपट गई थी। मैं भी अब उसके साथ में अब बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था। आखिरकार हम दोनों को न जाने क्या हुआ, अब क्या बताऊं आपसे। अब जब मन शांत हुआ, सब कुछ होने के बाद में हम दोनों बिस्तर पर बैठे हुए थे। अब लड़की उदास नहीं थी, जैसे इस बात का कोई परवाह ना हो कि उसके साथ में क्या हुआ। वो तो जैसे अब इसी की आशा कर रही थी कि ऐसा ही होगा। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे करना नहीं चाहिए था, इसके लड़की के नज़दीक इतना मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं कहने लगा, देखो अब तुम्हारा पैर भी सही हो गया, लेकिन तुम अब बाल्टी लेके मत जाना, बाल्टी मैं लेके चलता हूँ और तुम अपने घर पे चलो और वहाँ तक बाल्टी मैं छोड़ दूँगा, अभी अपने पैरों पर ज़्यादा वजन मत देना। लड़की मुस्कुरा के खड़ी हो गई और कहने लगी कि ना ना अब तो मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं मना करता रहा कि नहीं, मैं पानी लेके चलता हूँ और तुम आगे आगे चलो, अपना घर का रास्ता बता दो, मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ और बाल्टी का पानी भी छोड़ दूँगा। लेकिन लड़की बिल्कुल मना कर दे कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, अब इतना तो होता रहता है, अब पानी तो मैं लेके जाऊँगी। आखिरकार वो कहने लगी कि 4 दिन रहोगे ना यहाँ पर, जैसे तुम बोल रहे थे। मैंने उसको बताया था कि मैं इस जगह पर अब भैया के बदले 4 दिन नौकरी करूँगा। अब मेरे भैया को भी जानती थी वो। अब मैं जब अपने भैया का परिचय दिया कि हाँ उनकी बदले में मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, 4 दिन के लिए भैया ससुराल गए हैं, अब वो आ जाएंगे तो फिर मैं नहीं आऊँगा। तब वो कहने लगी चलो 4 दिन तो है हमारे पास में, मैं रोज़ आऊँगी तुम्हारे पास में। एक तरह से हम दोनों में प्रेम हो चुका था। अब मैं भी कहा कि ठीक है। अब मैं गेट तक पहुंचा, बाल्टी के पानी अपने हाथ में लेकर के, लेकिन गेट के बाद में बाल्टी उसने पकड़ ली कि लाओ मुझे दे दो, तुम्हारा जाना मेरे घर पर सही नहीं होगा, आसपास के लोग ना जाने क्या सोचेंगे। अब मुझे भी लगा कि लड़की बिल्कुल सही कर रही थी, लेकिन मुझे उस लड़की की तकलीफ के बारे में पता था कि अभी जो पैर है ना, अब इतना सही नहीं हुआ होगा, इस पर वजन देना ठीक नहीं है। लेकिन देखने में जरा भी नहीं लग रहा था कि लड़की के पैरों में चोट लगा हो। मुझे लग रहा था कि अभी भी इसके पैर दिक्कत होगी, लेकिन जैसे चल रही थी ना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं होता है कि इतना झटके पैर जमीन पर वजन दे करके कोई चलना लगे। हाँ, मैं नस जरूर खींच दिया था, अब उसका मोच बिल्कुल सही हो गया, लेकिन सही होने में 1 दिन का टाइम लगता है। ये तो लग रहा था कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। कई बार मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बहाना तो नहीं किया था गिरने का, चोट लगने का। खैर अब मुझसे कोई काम तो नहीं था। लड़की अपनी बाल्टी लेके चली गई थी। मैं फिर अपने बिस्तर पर आ करके सोचने लगा कि मैं एक अनजानी लड़की से प्यार कर बैठा, और वो भी रात के टाइम में। अब लड़की बोली है कि कल फिर आऊँगी, 4 दिन तक आएगी। अब मैं सोचता रहा हूँ कि चलो 4 दिन मेरा अच्छा कटने वाला है। अब 4 दिन के बाद भैया आ जाएंगे, कपिल भैया, अब वो अपना समझेंगे क्या करना नहीं करना है। अब वैसे ही हुआ। 4 दिन तक लगातार लड़की आधी रात के बाद गेट पर आती, उसके हाथ में बाल्टी होता, दरवाज़ा पीटती, उसका तो मैं जैसे इंतज़ार करता रहता था। अब तो मैं सोता भी नहीं था जब तक लड़की नहीं आ जाती, इंतज़ार करता रहता था। जब गेट पर आ जाती ना तो मैं भाग के जाता। वास्तव में वही लड़की बाल्टी लेकर, खाली बाल्टी लेके गेट पर खड़ी होती थी। अब मैं खुद उस जगह से पानी भर के लाता था। अब मुझे अंदाज़ा था कि कहाँ कहाँ मुझे पैर रखना। वो गीली जगह थी, नलका का पानी रिसता रहता था और हर जगह वहाँ पर कीचड़ कीचड़ सा हुआ पड़ा था। खैर हम लोग 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा के आसपास अब उसी बिस्तर पर हम दोनों साथ बैठते, बात करते, प्रेम करते। अब फिर मैं अब बाल्टी लेकर गेट तक जाता। लड़की गेट के बाहर बाल्टी पकड़ लेती, मुस्कुरा कहती कि कल फिर आऊँगी, इंतज़ार करना मेरा। मैं बड़ा खुश था कि चलो अब मेरा टाइम 4 दिन का बड़ा मज़े में कट रहा है। आखिरकार चौथे दिन हम लास्ट टाइम मिले थे। अब मैंने उसे अब एक तरह से विदा लिया कि देखो अब मेरी जगह पर मेरे भैया आ जाएंगे, कपिल भैया, अब मैं तो अपने खेती में रहूँगा। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी, मैं तुम्हें पा लूँगी, जहाँ भी रहोगे मैं ढूंढते हुए आ जाऊँगी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा था।
मुझे लगा कि ये ऐसे ही मजाक कर रही है, कहाँ मेरे गांव में आ पाएगी, मेरा घर कैसे ढूंढ पाएगी। भैया जब मेरे पास में अब आए ना ससुराल से, तो चाबी लेने के लिए आए थे। अब पूछने लगे कि हाँ बता सुजीत, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। मैं तो मुस्कुरा के बोला नहीं भैया। तब वो कहने लगे सब सुख शांति था ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दे। मैं कहने लगा कुछ भी नहीं भैया, सब कुछ मज़े में चल रहा था, जैसे आपने बताया था अब वैसे मैं करता था। 1-2 राउंड लेकर के आराम से बिस्तर लगा के सो जाता था। भैया कभी आश्चर्य से मुझे देखते थे और जैसे कुछ पूछना चाह रहे हो, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे, शायद शर्मा रहे थे या ना जाने, मुझे तो ऐसा ही लगा। और तब मैंने पूछा कि भैया कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं कपिल भैया, अब ऐसे ही बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। तब मैंने बोला कि भैया एक लड़की आती है रात के पानी लेने के लिए। अब जैसे ही मैंने बोला ना, भैया मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। क्या मतलब? लड़की? कौन सी लड़की? मैंने बोला कि एक सुंदर सी लड़की है, जवान लड़की है और कपड़े ऐसे पहनती है, हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी होती है उसकी, और पानी लेने के लिए आती है। 4 दिन तक आई है, मैं उसको गेट खोल दिया, अब पानी भर के ले गई। अब इसके अलावा कोई बात नहीं, शायद वो आपको भी जानती है, आपके टाइम में भी वो पानी भरने आती थी, जो उसने बताया था। जैसे ही मैंने ये बात बोला ना, भैया की बड़ी बड़ी आंखें अब मेरी तरफ घूर रही थी। कपिल भैया बिल्कुल मेरे नज़दीक आकर के सट गए थे। कहने लगे कपिल क्या नाम है, सुजीत क्या बोल रहा है? मैं किसी को नहीं जानता। मेरे टाइम में कोई लड़की मेरे स्कूल में आती नहीं थी, ना तो कोई पानी भरने के लिए ना कोई और काम से। अब आधी रात को भाई मैं गेट क्यों खुलूँगा? अब उनकी बात सुनकर के मैं थोड़ा हैरत में हो गया। मैं सोचने लगा भैया मजाक करते हैं, मजाक ही कर रहे होंगे। मैं कहने लगा भैया वो आपको अच्छी तरह से जानती है, और वो कहती थी कि अब जो कपिल आपके भाई हैं वो गेट खोल देते थे, मैं पानी भर के ले जाती थी। हाँ तभी मैंने ये सब काम किया था। हाँ तो मुझे करने की ज़रूरत क्या थी? भैया अब मुझे घूर कर देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। अब मुझसे रहा नहीं कि भैया ऐसे घूर के क्या देख रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब वो कहने लगे अरे पगले, कोई चुड़ैल लड़की के साथ तो तूने ऐसा कुछ तो नहीं कर लिया था? आप चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने कि क्या भैया क्या कहना चाहते हो? तब कपिल भैया बोलने लगे कि देख तेरे को बताया था ना कि जब ये पीछे बस्ती नहीं थी ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता था। यहाँ पर लड़कियाँ नज़र आती थी, औरतें नज़र आती थी, कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती थी, क्योंकि मेरे नज़दीक तो आती नहीं थी। मेरे पास में रक्षा कवच है, देख मैं पहन रखा हूँ। तो जो तू बता रहा ना, मुझे डाउट हो रहा है कि आधी रात को कौन लड़की पानी भरने के लिए आती है कॉलोनी से। कॉलोनी में आसपास में वहाँ हैंडपंप लगे हैं, पानी का सब साधन है, तो तुम्हारे स्कूल में क्यों आएगी, हमारे स्कूल में क्यों आएगी? तो इस विषय पे सोचा नहीं। मैं अब सोचने लगा था कि भैया तो सही करें, आधी रात के बाद जवान लड़की अब स्कूल में क्यों आएगी? वाकई में डर लगने लगा था। भैया कहने लगे कि तू किसी चुड़ैल लड़की से तो तेरा पाला नहीं पड़ गया? जैसा तू बता रहा है मुझे तो डाउट हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं, चाबी तो मैं दे दिया था, लेकिन मैं डर गया था। खैर अब काम का वक्त था, खेत में काम कर रहे थे हम लोग। इसके बाद वो तो चले गए, लेकिन मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो हाड़ मांस की लड़की बनी हुई है। अब चुड़ैल भूत तो अलग ही प्रकार के होते हैं, बड़े डरावने होते हैं, और लोग कहते हैं उनका पैर भी उल्टा होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, देखने में एक आम लड़की की तरह लग रही थी। मुझे अब डरने की जरूरत नहीं। ये भैया मेरे साथ में अब कोई गेम खेल के गए हैं ताकि मैं डर जाऊं। मैं डरने वाले लोग में से नहीं हूं। मैं अपने काम में मस्त रहा। शाम हुई और फिर मैं अपना घर खाना पीना खा करके अब मैं ज़्यादातर गर्मी के टाइम में छत पर ही सोया करता था, छत पर अकेले। हाँ मेरे जो भाई वगैरह थे वो नीचे ही सोते थे। उनको मच्छर काटता था, डर लगता था, लेकिन मुझे डर वाली कोई बात नहीं थी। अब मैं चांद की रोशनी में आराम से छत पर सो रहा था। ध्यान में वही लड़की थी, 4 दिन उसके साथ बिताया था, तो याद तो आनी थी। और कभी कभी कपिल भैया की बातें मुझे डरा भी देती थी।
खैर, मैं इसी लड़की के बारे में सोचता सोचते कब सो गया। जब मुझे एहसास हुआ ना कि हाँ, मेरे बगल में कोई लेटी हुई है, मेरे बालों से खेल रही है, मेरे शरीर से खेल रही है, तब मेरी आँख खुल गई। जैसे ही आँख खुली, मैं जो देखा ना, देख करके दंग रह गया था। वही खूबसूरत लड़की, वही कपड़ा, सब कुछ वही, कोई भी बदलाव नहीं, मेरे बगल में लेटी हुई है, मेरे जिस्म से खेलने की कोशिश कर रही है। जब मैंने उसको देखा तो मैं तो बिल्कुल खौफ में आ गया था। तुम यहाँ पर कैसे आ गई? हड़बड़ाता हुआ, डरता हुआ मैं उठ के बैठ गया। तब वो मेरी अपनी बाहों में भर के मुझे अब सुलाने लगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डरो मत, डरो मत। मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हूँ जो तुम्हें तकलीफ दूंगी, तुम्हें सताऊंगी। मुझसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत प्यारे लगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। मैं बड़ा खौफ में था। मेरे घर का दरवाज़ा बंद, बाहर से कोई रास्ता नहीं, ना कोई जीना कि कोई खेत के साइड से अब मेरे छत पर चढ़ जाए। ये लड़की कैसी आ गई? बस मैं और कुछ नहीं सोच रहा था कि जो कपिल भैया ने बोला है ना, शायद ये कोई चुड़ैल लड़की है, कोई आत्मा है। अब वास्तव में वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं उठना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे उठने नहीं दे रही थी कि नहीं, तुम उठोगे नहीं, ना कहीं जाओगे। रात हम हंसी खुशी बिताएंगे और सुबह में मैं चली जाऊंगी। ऐसा हम रोज क्रिया करेंगे। अब तो मैं तुम्हें देख लिया हूँ, तुम्हारा घर देख लिया हूँ, मैं अब हर रात को आऊँगी। मैं खौफ में भरा उसकी बातें जरूर सुनता था, लेकिन मेरी जो हिम्मत थी जवाब दे चुकी थी। मैं उसके अब बाहों से निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन हो रहा था कि चीख चीख कर अपने परिवार वालों को जगाऊं ताकि वो मेरी आवाज़ सुनकर छत पर आ जाए। लेकिन जब भी मैं चिल्लाने की कोशिश करता, जैसे लग रहा कि मेरी आवाज़ चली गई हो। मैं चिल्ला ही नहीं पाता था। आखिरकार वो रात उस लड़की के साथ मुझे ज़बरदस्ती सोना पड़ा था। अब इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी। इसके बाद सूरज तो निकल चुका था, लेकिन मैं छत पर ऐसे सो रहा था। मेरी माँ आके मुझे जगाई कि बेटा उठ जा, देख दिन निकल गया है, खेत पर नहीं जाना है क्या? तब मैं हड़बड़ा के जागा। मेरा चेहरा जो था पीला पड़ा हुआ था। माँ मेरा चेहरा देख के बोली कि सुजीत, क्या बात है, तू नींद नहीं लिया क्या पूरा? तेरा आंखें सूजी लग रही है, चेहरा पीला पड़ रहा है, क्या बात है, रात भर जागता रहा, इसलिए सुबह तक सो रहा था क्या? तब मैं माँ को डर करके सारी बात बताने लगा कि माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं अपनी माँ से कोई बात छिपाया नहीं। देख माँ, वो लड़की जो मेरे छत पर आई थी, जैसा मैं समझ रहा हूँ ना कि हमारे दरवाज़ा तो बंद था, बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर ये कैसे मेरे छत पर आ गई? माँ मेरी बात सुन के हैरान थी। कह रही थी कि तू सपने में होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अब हमारी छत पर कोई बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं? चल चोर उचक्का कहीं से भी कूद के आ जाएगा, लेकिन एक जवान लड़की कैसे आ सकती है छत पर, जबकि हमारा मेन दरवाज़ा बंद है? वो मानने को लिए तैयार नहीं थी कि वो बोल रही थी कि तू सपने में था, ये सब जो स्कूल में हो रहा था वो कोई सपना ही था, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन मैं जब माँ समझ नहीं पाई ना, तब मैं अपने भाई के पास में गया। भाई को बताया। भाई मेरे बात को मानते थे, विश्वास करते थे कि मैं झूठ नहीं बोलता। तब जाकर के भाई मेरी बात पे यकीन किया। कहने लगा, छोटा घबरा मत, ऐसा एक दो केस में हमारे गांव में हुआ है, और तू डर मत, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद किया, मुझे मंदिर में ले गया पुजारी जी के पास में। अब पूरा बात बताया, काली माँ के पुजारी थे वो। अब पूरा बात बताया कि देखो पुजारी जी, मेरे छोटे भाई के साथ में ऐसा चल रहा है, अब जो भी है जो भी विपदा इस पर है उसको दूर करो। पुजारी जी ने सब कुछ मुझसे सुना, मुझवानी कि बोलो, सच्चाई बोलो, बात क्या है। मैं एक एक बात बताता चला गया था। आज जब मेरी बात ख़त्म हुई ना, तब पुजारी जी मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटा, ये जो बात बता रहे हो ना, चलो देर नहीं हुई है, लेकिन तुम बात को छिपा लेते ना, कुछ दिन और लड़की तुम्हारे साथ में गुजार लेती ना, तो तुम या मैं उस लड़की से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो लड़की तुम्हारा जान लेके ही जाती।
अब वो समझ लो कि तुम्हारा पीछा अभी भी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन मैं अब प्रयत्न करूंगा कि उससे तुम दूरी बना, तुमसे पीछा छूट जाए, दूरी बन जाए। और इसके बाद वो मेरे साथ में झाड़ फूक करने लगे थे और कहने लगे कि एक दिन में काम नहीं चलेगा, तुम्हें 3 दिन तक आना पड़ेगा। झाड़ फूक करूंगा और सब कुछ करूंगा, लेकिन 3 दिन तक, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। आखिरकार जैसा पुजारी जी ने कहा, इसके बाद मैं करता रहा। हाँ, उस रात के बाद मैं छत पर नहीं सोया, मैं अपने भाई के पास अब नीचे। और रात भर मुझे डर लगता था, जरा भी कोई बाहर में आहट होती थी तो मुझे लगता था कि वही लड़की आ गई, वही लड़की आ गई। लेकिन वो शायद मेरा बहन था, या हो सकता है कि वो आई हो और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब तो मेरे साथ में तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। पुजारी जी जो थे, मेरे शरीर से अब तंत्र मंत्र का कुछ जाल एक तरह से बना दिया था, रक्षा कवच, कि वो मेरे नज़दीक आ नहीं पाए। 3 दिन के बाद पुजारी जी ने बोला कि बेटा अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ। और इसके बाद भी वो आए ना तो मेरे बस की नहीं है, तुम्हें किसी बड़े तांत्रिक के पास में जाना पड़ेगा। मैं तो डरा हुआ था कि अब क्या होगा, अगर फिर आ गई तो मैं कहाँ भटकूंगा, किसके पास जाऊंगा। लेकिन मेरे बड़े भाई मेरा साहस को बंधाए और कहने लगे चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ऐसी बात होगी तो मैं कहीं और लेके जाऊंगा, बड़े तांत्रिक के पास में ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस पुजारी जी के सब कुछ करने के बाद वो लड़की वास्तव में अब मेरे को नज़र नहीं आ रही थी। अब मेरे लिए अब ये खुशी की बात थी। लेकिन मैं 3 महीना तक डरा था उससे। खेत में भी जाता था ना, जैसे अंधेरा होने आता, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर की तरफ भाग लेता था। छत पर तो मैं भूल करके रात में जाता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और इसके बाद मेरी शादी ब्याह भी हो गई। फिर वो डर था धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकल गया। और आज भी मैं जब छत पर जाता हूँ ना, दिन के टाइम में भी वो घटना मुझे बिल्कुल याद आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सुजीत जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।